हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कि कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन पूरे भारत में कैसे अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो ये लेसन बहुत बड़ा है, इसे एक वीडियो में नहीं किया जा सकता, तो इसके और भी पार्ट होंगे जो आप अवश्य देखें पूरा लेसन समझने के लिए। तो जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि मुगल शासकों ने लगभग पूरे भारत में अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया था, या पूरे भारत को ही अपने अधिकार में ले लिया था, और वो सफलतापूर्वक इतने बड़े राज्य पे शासन कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक किया है। लेकिन मुगल बादशाह के औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं आया जो इतने बड़े राज्य पर ज़्यादा लंबे समय तक अपना नियंत्रण रख सके। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, और उसकी मृत्यु होने के बाद जो भारत के इलाकों में बड़े बड़े भूस्वामी, जमींदार या सूबेदार अलग अलग इलाकों में रहते थे, तो उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को अपने अपने इलाके का राजा समझ लिया था, और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगे थे। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और हर इलाके का अलग से राजा होने लगा, और हर कोई अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगा, अपनी ताकत को मजबूत करने लगा, ताकि दूसरा कोई उसके ऊपर अधिकार ना कर ले। तो ऐसा लगभग 100 सालों तक चला, और 18वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हो गया। कि अंग्रेजों ने भारत में आना शुरू किया, और वो क्या करने आते थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो उस समय जो भारत का सूती कपड़ा होता था, रेशमी कपड़ा होता था, और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जो गरम मसाले होते हैं, उनकी दूसरे देशों में बहुत मांग होती थी, या दूसरे देशों को वो बहुत पसंद आता था। तो दूसरे देशों के लोग भारत की ये चीज़ें खरीदने के लिए आते थे, तो यहाँ पर सस्ती कीमतों में खरीदकर अपने देश में महंगी कीमतों में बेचते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। तो इसलिए जो दूसरे देशों के व्यापारी लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को खरीदने के लिए बार बार भारत में आने लगे। उनमें से ही अंग्रेज भी थे जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए। जब अंग्रेज भारत में आए सबसे शुरू में, तो वो केवल व्यापार करने के लिए ही आए थे। उनका सपना केवल व्यापार करके धन कमाना था। यहाँ का राजा बनने का सपना लेकर वो नहीं आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो अंग्रेज लोग आते थे, अंग्रेज व्यापारी, ये कहाँ से आते थे, किस देश से आते थे और किस रास्ते से आते थे। अब हम इस चित्र के द्वारा सब कुछ समझेंगे। इस चित्र में ब्रिटेन दिखाया गया है, सबसे ऊपर ब्रिटेन और आइसलैंड। तो यहाँ पर लंदन है, और लंदन में एक प्राइवेट कंपनी होती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कंपनी की जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। यानी जो 1600 साल था उसका सबसे आखिरी दिन उस इस कंपनी की स्थापना हुई थी। कि हम ये कह सकते हैं कि अगले दिन 1601 साल शुरू होने वाला था। और इस कंपनी को उस दिन वहाँ की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने इस कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया था कि ये कंपनी पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती है और मुनाफा कमा सकती है। वहीं पर एक दूसरी कंपनी भी हुआ करती थी जिसका नाम था न्यू कंपनी। तो इन दोनों कंपनियों में काफ़ी कंपटीशन चलता रहता था, कि जैसे दो इंटेलिजेंट बच्चों में कंपटीशन होता है कि मेरे ज़्यादा नंबर आए, तो इस तरह से प्राइवेट लोगों में भी कंपटीशन होता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो इसी तरह से इन दोनों कंपनियों में कंपटीशन होता था कि मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊं, और इनमें लगातार ये कंपटीशन चलता रहता था। लेकिन 1708 में ये दोनों कंपनियां मिलकर एक हो गई,
और इसका नया नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह कंपनी और भी ज़्यादा बड़ी कंपनी हो गई और दो कंपनियां मिलकर एक शक्ति बन गई। और इन कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य यही होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, किसी क्षेत्र पर राज्य करना इनका कोई उद्देश्य नहीं होता था। ये दोनों कंपनियां, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, समुद्र के रास्ते से अफ्रीका की पास से होती हुई और अफ्रीका के नीचे से गुजरती हुई ये भारत में प्रवेश करती थी। तो भारत के किनारों पर ये बंदरगाह बने हुए, मद्रास में, गोवा में, चेन्नई में, तो यहाँ पर इनके वो समुद्री जहाज़ों के जो अड्डे, जिसको बंदरगाह या पत्तन बोलते हैं, वो बने हुए थे। तो ये समुद्र के रास्ते अफ्रीका के पास से, अफ्रीका के नीचे से होती हुई भारत में प्रवेश करती थी, जिसको कहा जाता है कि समुद्र पार करके भारत में आना। लेकिन इनसे पहले और भी काफ़ी कंपनियां, यूरोप की काफ़ी कंपनियां भारत में आ चुकी थी, कि अंग्रेज तो बाद में आए थे, लेकिन इससे पहले फ्रांस, पुर्तगाल, डच, ये जो यूरोप की कंपनियां थी, ब्रिटेन के नीचे वाला जो हिस्सा है उस क्षेत्र से आई थी, और ये भी भारत में यही वाली चीज़ें खरीदने आई थी। रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। तो जैसा कि पहले बताया कि इन चीज़ों की यूरोप में बहुत मांग थी और वहाँ जाके ये महंगे दामों पर बेचते थे। तो वो लोग भी यही चीज़ें खरीदने के लिए काफ़ी समय पहले आ चुके थे, अंग्रेजों से पहले ही आ गए थे। तो जब अंग्रेजों ने भी व्यापार के लिए भारत में आना शुरू किया, तो पहले वाली कंपनियों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकी, और कोई कंपनी भी ये चीज़ें खरीदने के लिए आए, क्योंकि ऐसा करने से उनके व्यापार पर भी असर पड़ता। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपके मोहल्ले में एक करियाना की दुकान है और पूरे मोहल्ले वाले उससे सामान खरीदते हैं, तो जो मुनाफा होता है वो उस दुकान वाले का अकेले का ही होता है। लेकिन कुछ समय के बाद दो दुकानें और खुल जाती है, तो मोहल्ले के लोग उनसे भी सामान खरीदेंगे, तो जो मुनाफा उस अकेले व्यक्ति को होता था वो 3 व्यक्तियों में होने लगेगा। तो वो जो मुनाफा होता था वो उसके 3 हिस्से हो गए, तो हर व्यक्ति को कम मुनाफा होगा, पहले वाले को भी कम होगा और दूसरे वालों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो शुरू ही किया। तो इस चीज़ को कोई भी सहन नहीं कर सकता है। इसलिए जो पहले की कंपनियां थी, पुर्तगाली कंपनी या डच या फ्रांसीसी कंपनी, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। तो वो क्या करते थे, जब भारत से सामान खरीद कर समुद्र के रास्ते वापस अपने देश में जा रहे होते थे, तो ये कंपनियां एक दूसरे के जहाज को डुबो देती थी या एक दूसरे को मार देती थी और उसका जहाज अपने देश में ले जाती थी या उसका माल लूट लेते थे। तो ये लड़ाई इन लोगों में लगातार चल रही थी कि ये एक दूसरे को खत्म करने की होड़ में लगे हुए थे। और जो भारत में सामान बेचने वाले लोग होते थे, जहां से ये कंपनियां सामान खरीदती थी भारतीय लोगों से, उनके साथ भी टकराव होने लगा। कंपनियां उनको कहने लगी कि आप अपना सामान मुझे दे, दूसरी कंपनी को ना दे। तो सभी कंपनियां उन लोगों को ये बात कहने लगी, तो उनके ऊपर भी एक समस्या आ गई। अब हमें एक ये बात समझनी होगी कि भारतीय लोगों को क्या फायदा होता था इन कंपनियों के आने से, कि भारतीयों का सामान बिकता था, ज्यादा से ज्यादा सामान बिकता था और दूसरे देशों में जाकर के बिक रहा था, और दूसरे देशों में बेचने वाले लोग भी कोई और थे। भारतीयों को कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो अपने देश में बैठ के सामान बना रहे थे और व्यापारियों को दे रहे थे, और व्यापारी ही दूसरे देश में जाके इस सामान को बेच रहे थे। तो इस तरह से भारतीयों की भी बहुत कमाई हो रही थी, भारतीयों का भी मुनाफा बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो कंपनियां व्यापार कर रही थी, और ये 3-4 कंपनियां हो चुकी थी जो कि इनके आपस में लड़ाई चलती रहती थी और हथियारों के बल पर ही व्यापार कर रही थी।
कि इनके रास्ते में भी समुद्र में लड़ाई होती रहती थी। अब इन कंपनियों ने अपने कुछ अफसर भारत में छोड़ दिए थे ताकि वो भारत में से सामान खरीदते रहे और जमा करते रहे भारत में, और जब यूरोप से व्यापारी आएंगे तो उन अफसरों से वो सामान लेकर अपने देश में जाके बेच देंगे। तो इसलिए सभी कंपनियों ने अपने अपने अफसर भारत में नियुक्त कर दिए थे स्थान स्थान पर, और उन्होंने अपने स्थान पर मतलब अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी थी, अपनी चौकियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी जिस स्थान पर वो रहते थे। अब अंग्रेज व्यापारी या अफसर ये चाहते थे कि उनके ऊपर जो भारत में आने पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हटा दिया जाए, कि भारत से जो वो व्यापार कर रहे हैं और यूरोप में जाकर चीजें बेच रहे हैं उसके ऊपर से चीजों के ऊपर से टैक्स हटा दें ताकि उनके व्यापार में और ज्यादा मुनाफा हो सके। तो इस चीज पर जो मुगल शासक औरंगजेब था उसने अंग्रेज व्यापारियों को ऐसा करने की छूट दे दी थी और उन्हें टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ये अधिकार जो अंग्रेज कंपनी थी उसे मिला था, लेकिन जो अंग्रेज अफसर निजी रूप से व्यापार कर रहे थे, अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, उस व्यापार पे ये टैक्स की छूट नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती वो भी छूट मनाने लगे, उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। तो इससे जो बंगाल का नवाब था उसकी मुनाफे में बहुत घाटा होने लगा, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो जब तक औरंगजेब जीवित था तो वो चुप रहा, लेकिन उसके बाद तो वो इस चीज को सहन नहीं कर सका। और उधर से अंग्रेज व्यापारियों ने क्या किया कि जो इनके जो अफसर भारत में रहते थे उन्होंने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि अकेले व्यक्ति पे कोई भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन अगर उनकी संख्या ज्यादा होगी तो आक्रमण करने वाले लोग उनसे डरेंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों को वहीं पे बसने की सलाह दी और वहीं पे रहना शुरू कर दिया। और इस काम के लिए उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमीन खरीद ली, और इनमें से एक गांव कालीकता था, कालीकता जो बाद में कलकत्ता बना और जिसको अब कोलकाता कहते हैं। तो इस काम के लिए जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव खरीद लिए थे और उन गांवों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया, यानी कि बस्ती बना ली उन गांवों को, और वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोग रखने लगे। और इस बस्ती के चारों तरफ वो किलेबंदी करने लगे कि दूसरे लोग उनके ऊपर आक्रमण न कर सके। इन्हीं 3 गांवों में एक गांव कालीकता था जो बाद में कलकत्ता बना और जिसे अब कलकत्ता कहते हैं। तो जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो बंगाल के नवाब थे उनका कंपनी के साथ टकराव शुरू हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज बिना टैक्स दिए व्यापार करें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे, और इतना ही नहीं, केवल औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो सभी इलाकों के जो राजा थे, भूस्वामी थे, सूबेदार थे, वो अपने आप को राजा समझने लगे और अपनी ताकत को मजबूत करने लगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगे। और उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि अंग्रेज व्यापारी बिना टैक्स दिए व्यापार करें। उन्होंने अंग्रेजों की किलेबंदी बनाने पर भी रोक लगाई, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इस तरह से किलेबंदी करें। और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया कि अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे, अपने आप को मजबूत करने के लिए नहीं आए थे। और इससे बंगाल के नवाबों को नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर टैक्स देने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो इस तरह बंगाल के नवाबों में और अंग्रेजी व्यापारियों में तनाव उत्पन्न हो गया और जो आगे चल के लड़ाई का कारण बन गया। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ था। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला काफी शक्तिशाली था और अंग्रेज उससे डरते भी थे।
लेकिन अंग्रेज अधिकारी ये चाहते थे कि राजा जो बने वो उनके लिए कठपुतली का काम करे या अंग्रेजों के इशारों पर नाचता रहे। जैसा भी अंग्रेज व्यापारी चाहते हैं नवाब वैसा ही करे, लेकिन सिराजुद्दौला किसी के इशारों पर नाचने वाला नहीं था। तो ऐसे में कंपनी ने एक चाल चली जो सिराजुद्दौला का एक प्रतिद्वंदी था, मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बहका दिया कि सिराजुद्दौला के बाद वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे, इसलिए वो सिराजुद्दौला का साथ ना दे। जब सिराजुद्दौला ने कंपनी की बात नहीं मानी और कंपनी ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी, तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों को लेकर कासिम बाजार पर जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। उनके गोदाम पर ताला लगा दिया, अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया। और जो कंपनी के कलकत्ता स्थित किला था वो भी नवाब ने उधर अब अपना आक्रमण करने की योजना बना ली। अब अंग्रेज व्यापारियों ने देखा कि नवाब ने कंपनी के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई क्योंकि उसके सेनापति जो मीर जाफर थे उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उसके कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं की, जिससे सिराजुद्दौला हार गया कर मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो ये जो प्लासी की लड़ाई है, ये प्लासी शब्द जो है कहाँ से आया? प्लासी नाम पलाशी असल में पलाशी था जो अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। पलाशी एक फूल होता है, उसके नाम पर ये नाम पड़ा था और इस फूल से गुलाल बनाया जाता है, होली के टाइम पे लगाते हैं जो, वो रंग बनाया जाता है। तो इसका असली नाम पलाशी था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे पलासी कहना शुरू किया था। ये युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। अब प्लासी की लड़ाई के क्या परिणाम निकले उनके ऊपर हम नजर डालेंगे। तो जैसा इस लड़ाई में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था, ये इसका पहला परिणाम था। दूसरा परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों की शक्ति फैल गई, शक्तिशाली बन गए। अब दूसरे लोग भी उनके ऊपर आक्रमण करने से पहले कुछ सोचने लगे। कंपनी अभी भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन भारत का राज्य अधिकार ग्रहण करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था, वो केवल मुनाफा ही कमाना चाहते थे। अब दूसरा परिणाम ये हुआ कि जो मीर जाफर नवाब बना था वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलता था। बाद में उसने भी कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वो कंपनी की सारी बातें मानता तो उसे भी आमदनी में बहुत घाटा हो रहा था। तो जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने मीर जाफर को भी हटा दिया और उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। कुछ समय के बाद मीर कासिम परेशान हो गया और उसकी भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, जिसका नाम बक्सर की लड़ाई है और वो 1764 में हुई थी। उसमें भी मीर कासिम को हरा दिया गया और यहाँ तक कि उसे बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन एक शर्त पर बनाया गया कि वो हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देता रहे। तो मीर जाफर ने ये स्वीकार कर लिया कि वो हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए देगा और अंग्रेज अधिकारी इसमें भी संतुष्ट नहीं हुए। वो ये चाहते थे कि सेना का सारा खर्चा भी दे और व्यापारियों की जरूरतों का सामान भी दे और बाकी के सारे खर्च भी नवाब ही पूरा करे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो अब इसके बाद किसी और को नवाब बनना था। अब अंग्रेज सोचने लगे कि क्यों ना हम स्वयं ही नवाब बन जाए, क्योंकि हम जिसको भी नवाब बनाते हैं वो बाद में हमारी बातें नहीं मानता।
तो इसलिए उन्होंने अब स्वयं नवाब बनने की सोच ली और आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर लिया था। और जब वो बंगाल के दीवान बन गए तो उनका बहुत बड़े एरिया पर अधिकार हो गया। अब उनकी जो प्रॉब्लम थी सारी खत्म हो गई, उनके व्यापारिक खर्चे भी निकलने लग गए। अब तो सब कुछ उनके हाथ में था, अब तो उनकी सारी समस्या ही खत्म हो गई। और वो जब भारत से सामान खरीदते थे तो अपने देश से सोना चांदी लेके आते थे, तो भारतीयों को सोना चांदी देते थे और बदले में रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा या काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी खरीदते थे। तो अब वो स्वयं नवाब बन गए तो वो फ्री में ही चीजें लेने लगे और अपने देश में जाके बेचने लगे, तो बदले में सोना चांदी देने की भी जरूरत नहीं रही। तो इस तरह से उन्हें बहुत मुनाफा हो गया। और अब जो अंग्रेजी अफसर यहाँ पैर जमाए बैठे थे वो भी अपने आप को नवाब समझने लगे और वो ये सोचने लगे कि दूसरे इलाकों में जो मुगल नवाब बैठे हैं वो अंग्रेज नवाबों को तोहफे दे, मौके मौके पर उनको गिफ्ट दे और तोहफे में जमीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लाइव 1743 ईस्वी में जब इंग्लैंड से मद्रास आया था, उसकी उम्र उस समय केवल 18 वर्ष थी और वह भारत आकर 2 बार गवर्नर बना था। दूसरी बार जब वह गवर्नर बना तो उसे कंपनी के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब वह भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। इसलिए 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार ने उसके ऊपर संदेह किया था कि उसने गलत तरीके से इतनी दौलत इकट्ठी की है, इसलिए उसने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। आज का ये लेसन हम यहीं तक करेंगे, बाकी का लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे। पूरा लेसन समझने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरा लेसन समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए और जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें और भी वीडियो मिल सके। थैंक यू।